अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन का रिलेशनशिप पढ़ेंगे। ब्रिटेन वाज अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन टिल 2016। उसके बाद आपके साथ ब्रेग्जिट आ जाता है, दैट ब्रिटेन ऑप्टेड आउट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, और एट दिस पॉइंट ब्रिटेन इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। अब ब्रेग्जिट की क्या वजूहात थी, कॉजेज़ थे, क्या ब्रिटेन ने फोरसी एडवांटेजेस की थी और क्या उसकी डिसएडवांटेजेस ब्रिटेन के लिए हो सकती हैं, दैट वी वुड सी इन अ लेटर लेक्चर। बट दिस लेक्चर इज़ मेजरली फोकस्ड अराउंड हाउ यूरोपियन यूनियन डेवलप्ड, मतलब यूरोपियन यूनियन की जो मेजर ट्रीटीज़ हैं कहाँ से ये शुरू हुई, क्या डेवलपमेंट प्लान्स आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता जो कि करंट फॉर्म में हमें जिस शेप में एग्जिस्ट करते हैं वो हमें नज़र आते हैं। एक हम ये डिस्कस करेंगे ब्रिटेन ने इनिशियली इसकी मेंबरशिप नहीं ली थी, लेकिन बाद में ब्रिटेन क्यों गया इसकी मेंबरशिप लेने के लिए, किन ममालिक ने ब्रिटेन की मेंबरशिप को अपोज किया और ब्रिटेन क्यों इसका मेंबर बाद में बना। एक बात यहाँ पे बस बताता चलूँ कि ब्रिटेन हैज़ ऑलवेज बीन स्केप्टिकल ऑफ द यूरोपियन यूनियन, कि ब्रिटेन को लगता था कि जो उसके अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है, ये अपनी सॉवरेनिटी है, ये अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, कि ब्रिटेन यूनियन यूरोपियन यूनियन कभी इतना बड़ा ना हो जाए कि वो उसको इन्फ्रिंज करने लग जाए। एक ये मसला था। दूसरा मसला ये भी था कि ब्रिटेन को लगता था कि वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है यूरोपियन यूनियन के अंदर, बट शी इज़ नॉट गेटिंग इनफ आउट ऑफ इट, or the benefits of the union is shared disproportionately among its members, such as the Eastern European states, such as Poland or Czechoslovakia, which are not contributing major funds to the union but are disproportionately they are getting a larger sum out of the union as compared to Britain. तो ब्रिटेन के ये भी कुछ एतराज़ात है, but that we will solely discuss in the lecture on Brexit. At this point, in this lecture, we will only discuss what is European Union, how it evolved, and why Britain became part of it. So after the World War, there was major plans in European integration. Marshall Aid या फिर Truman Doctrine भी हमें नजर आता है, that aid was given to the European countries by America in order to stop the onslaught of communism. यहाँ पे जो एक मेजर फिलॉसफी थी कि थ्रू अ कंबाइंड एफर्ट यूरोप कुड रिकवर फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ द वॉर, और जो कम्युनिज्म का एक तरह जॉइंट थ्रेड था, दे कुड इजीली मेट इट, बट द स्टेप्स टूवर्ड द इंटीग्रेशन स्टार्टेड विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बिटवीन 6 कंट्रीज, और ये कम्युनिटी स्टैब्लिश हुई थी थ्रू द ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1951। अब इसके अंदर था क्या कि जो 6 ममालिक थे, इनके अंदर कोल और स्टील की ट्रेड में कोई टैरिफ नहीं होंगे, मतलब एक तरह से फ्री ट्रेड होगी कोल और स्टील की इन 6 ममालिक के अंदर। एक कॉमन मार्केट एक तरह से कयाम आया इन 6 ममालिक के अंदर, जिसमें 3 बेनेलक्स कंट्रीज थी, BENELUX, जिसमें BE से बेल्जियम से कर लें आप, इस NE से नेदरलैंड्स कर लें, LUX से लग्जमबर्ग कर लें, और उसके अलावा बाकी 3 कौन थी, वेस्ट जर्मनी, इटली, फ्रांस। ठीक है जी, ब्रिटेन इनिशियली इन चीज़ों का पार्ट नहीं बना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉमन मार्केट इस्टेब्लिश हुई, उसके बाद हमारे सामने ट्रीटी ऑफ रोम 1957 में आती है, जिसकी वजह से EEC यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इस्टेब्लिश होती है टू क्रिएट अ सिंगल कॉमन मार्केट, मतलब एक सिंगल मार्केट जिसमें कोई भी टैरिफ्स पे गुड्स पर टैरिफ्स ना लगाए जा सके, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स हो विदाउट एनी टैरिफ्स। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोयला प्रोड्यूस कर रहा हूँ और दूसरा मुल्क जो है वो कोई प्लास्टिक का आइटम प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम दोनों एक दूसरे पर टैरिफ नहीं लगाएंगे। मैं तुमसे कोयला लूंगा और मैं तुम्हें अपने वो प्लास्टिक के आइटम्स या मेटल के आइटम्स जो भी मेरी अपनी स्पेशलिटी एक्सपोर्ट की, मैं तुम्हें वो बेच दूंगा। तो ये सिंगल कॉमन मार्केट का ये फायदा होता है, जिसमें एक तरह से फ्री मूवमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज और लेबर और कैपिटल की भी यहाँ पे जो है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज होती है, कि अगर आज जब आप एक यूरोपियन यूनियन के अंदर आ जाते हैं तो उस ममालिक जो यूनियन के अंदर हैं वो पासपोर्ट किसी और मुल्क का हो, लेकिन वो यूनियन के किसी भी मुल्क के अंदर फ्री आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता 1967 के अंदर यूरोपियन यूनियन, जिसे उस वक्त में EEC यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी कहा जाता था, उसकी जो जो स्ट्रक्चर है उसमें मजीद चेंजेस आए और उसमें मजीद बॉडीज, मजीद एग्जीक्यूटिव बॉडीज का कयाम अमल में आया। उसमें इंपॉर्टेंट है यूरोपियन कमीशन इन ब्रसल्स, विच इज द एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द यूरोपियन यूनियन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, which
इसमें जो हर मुल्क के जो हैं वो मिनिस्टर्स जो हैं वो शामिल होते हैं. दे मीट एट अ स्पेसिफिक आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम. यूरोपियन पार्लियामेंट विच इज़ द लेजिस्लेटिव आर्म ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस. ये जो तमाम मामलात हैं रिलेटेड टू नारकोटिक्स और एनी अदर सच मैटर जिसमें 2 से 3 ममालिक की ज्यूरिसडिक्शन या उनके दरमियान मामलात कोई हल करने होते हैं, देन यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द सोल अथॉरिटी टू डिसाइड दोज मैटर्स ऑब्वियसली. इसके बाद इनिशियली ब्रिटेन ने जो है मेंबरशिप जो है वो यूरोपियन यूनियन की या ईईसी की नहीं, उसने रिफ्यूज कर दिया था मेंबर बनने से. अब उसकी वजूहात क्या थी? दैट first concern of Britain was that Britain would be no longer control of its economy or it would be at the mercy of European Commission and Brussels कि जो एग्जीक्यूटिव आर्म होगा यूरोपियन यूनियन का, द ईईसी का, वो उसकी सॉवरेनिटी को एक तरह से इन्फ्रिंज कर जाएगा, उस पर काबू पा लेगा. ब्रिटेन वुड नॉट कंट्रोल इट्स ओन इकोनॉमी, इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी. पहला तो ये कंसर्न हमेशा से रहा है ब्रिटेन का. सेकेंड कंसर्न वॉज that it would affect British relationship with its Commonwealth countries. अब कॉमनवेल्थ कंट्रीज में मैंने आपको बताया वो ममालिक हैं जो कि ब्रिटेन ने जिन्हें एक वक्त में कॉलोनाइज किया था. इसमें 2 तरह के ममालिक आ जाते हैं जिन्होंने अभी भी अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क की ब्रिटेन की मोनार्की को ही रखा है, जैसे कनाडा है, जैसे न्यूजीलैंड है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, या फिर इनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसे ममालिक भी हैं. बांग्लादेश बनने के बाद जब कॉमनवेल्थ बांग्लादेश शामिल हुआ कॉमनवेल्थ कंट्रीज में, तो पाकिस्तान ने उसकी मेंबरशिप को रिफ्यूज कर दिया. पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ 1972 में छोड़ दिया था. उसके बाद लेकिन 1989 में फिर रिजॉइन कर लिया. उन्हें समझ आ गई होगी शायद कि मतलब इतनी शायद अगर इम्पोर्टेंस उनकी ना हो इंटरनेशनल अफेयर्स में, अगर वो डिसंगेज रहें तो ज़्यादा नुकसान है, कोई फ़ायदा इसका नहीं है. तो ब्रिटेन ने ये सोचती कि अगर वो किसी कॉमन मार्केट में शामिल हो जाता है तो उसकी कॉमनवेल्थ जो थी वो उस तरह से एक्सक्लूड हो जाएगी. लेकिन द ब्रिटेन वॉज वरिड अबाउट द ड्यूटीज इम्पोज्ड ऑन स्टेट्स आउटसाइड द कम्युनिटीज. मतलब जो अब देखें जो कॉमनवेल्थ के अंदर ममालिक हैं, सॉरी कॉमनवेल्थ नहीं, यूरोपियन कम्युनिटी के अंदर जो ममालिक हैं उनके दरमियान फ्री ट्रेड है, उनके दरमियान कोई टैरिफ्स नहीं है. लेकिन अगर कोई कॉमन उन कम्युनिटी से बाहर मुल्क है तो उनकी गुड्स के ऊपर टैरिफ ज़रूर होंगे. तो ब्रिटेन इससे भी ज़रा नाखुश था और इसके राइवल में ब्रिटेन ने एक यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कायम की जो कि चल ना सकी. लेकिन और इन तमाम तर नुकसानात के बाद ब्रिटेन ने अल्टीमेटली ये फैसला कर लिया 1961 में कि दैट शी वुड बिकम अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी. अब इसकी वजूहात क्या थी कि ब्रिटेन का ये जो चेंज ऑफ माइंड था ये क्यों आया? क्योंकि इसी पिछले जो 50s जो स्टील कोल और स्टील कम्युनिटी बनने के बाद 61 तक जो कि फ्रांस की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 75% बढ़ी, जर्मनी की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 90% बढ़ी, लेकिन ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिर्फ 30% बढ़ी. क्योंकि ब्रिटेन ने एक बहुत बड़ी मार्केट से अपने आप को एक्सक्लूड रखा हुआ था. एक और वजह कि ब्रिटेन की जो कॉमनवेल्थ थी उसके अंदर परचेजिंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स थी, ब्रिटेन पहले ही उन्हें एक तरह से कॉलोनाइज करके लूट कर लेकर जा चुका था. अब उनके पास इतनी ज़्यादा परचेजिंग पावर कहाँ थी? वो तो बेचारे गरीब मुल्क थे, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की कैटेगरी में आते थे. न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जैसे जो अमीर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं उनका ये मसला था कि उनका एक सफिशिएंट डिस्टेंस था. सो वो जो थे ट्रेड के लिए अपने रीजन्स तक ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, वो इतना दूर आने तक ज़्यादा कोई, क्योंकि इतना दूर जोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. अब जोग्राफिकली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा का इंग्लैंड से डिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा है. तो वो गुड्स की कॉस्ट पे भी एक तरह से उसका आफ्टर इफेक्ट आना था. तो वो एक तरह से लूक्रेटिव ट्रेड मॉडल बन नहीं पा रहा था. और ब्रिटेन अल्टीमेटली ये भी ब्रिटेन ने सोचा कि ये एक पॉलिटिकल यूनियन ना बन जाए. पॉलिटिकल यूनियन से मुराद कि तमाम ममालिक जो हैं ये साथ में होके कोई पॉलिटिकल एक्सपेंशन या टेरिटोरियल एक्सपेंशन का जो है वो प्लान ना बना लें. तो उसने चाहा कि वो भी इसका पार्ट बने ताकि उसकी जो पॉलिसीज़ हैं यूरोपियन कम्युनिटी की वो उस पर एक तरह से असरअंदाज भी हो सके. लेकिन ब्रिटेन ने विलिंगनेस तो एक पॉइंट पे थी ब्रिटेन की, लेकिन इस जो डिसीजन थे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में किसी भी मेंबर को एडमिट करने के वो यूनानिमस लिए जाते थे.
और फ्रांस ने जो ब्रिटेन की मेंबरशिप का डिसीजन है उसको वीटो कर दिया। फ्रांस का उस वक्त प्रेसिडेंट था डिगॉल, उसने ये मेंबरशिप को डिगॉल कर दिया, विच ड्यू टू दीज रीजंस। पहला रीजन कि उन्हें डर था कि जो कंसेशंस यूरोपियन कंट्रीज को अवेलेबल हैं ब्रिटेन के आने से वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज को इनडायरेक्टली अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो यूरोपियन रिसोर्सेज हैं दैट वुड बी ड्रेन्ड, और वो किस तरफ फ्लो करेंगे, कॉमनवेल्थ कंट्रीज की तरफ, पहला। दूसरा, फ्रांस कभी भी नहीं चाहता था, और ये रिसेंटली हमने वो जो समरीन डील है उसमें भी देखा था, कि फ्रांस के अंदर ये भी सोच है कि जो एंग्लो अमेरिकन कॉन्सर्ट है ना, ये अभी तक जो है एक तरह से रिवाइव्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका जो हैं ये एंग्लो सैक्सन रेस की बुनियाद पर बाकी यूरोपियन कंट्रीज को डिफरेंशिएट करते हैं। तो फ्रांस कभी भी नहीं चाहता था कि ब्रिटेन के थ्रू अमेरिका जो है वो यूनियन पे या फिर कम्युनिटी पे जाके हावी हो जाए। और तीसरा मसला फ्रेंच एग्रीकल्चर का था, दैट ब्रिटेन एंड फ्रेंच बोथ प्रोड्यूस द सेम एग्रीकल्चरल गुड्स। अगर ब्रिटेन भी कम्युनिटी में आने के बाद अपने एग्रीकल्चरल गुड्स उसमें ले आया और फ्रांस के भी होंगे, तो उनके दरमियान कंपटीशन बढ़ेगा, तो ब्रिटेन की जो फ्रांस की मोनोपोली है एग्रीकल्चरल ट्रेड के ऊपर कम्युनिटी के अंदर वो खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी डिगॉल ने 1969 में जो है एक तरह से इस्तीफा दे दिया, और 1973 के अंदर ब्रिटेन जो है वो उसका मेंबर बन गया। और जो डिगॉल का सक्सेसर था जॉर्ज पॉम्पडो, ही वॉज मोर फ्रेंडली टूवर्ड्स ब्रिटेन। अब फर्दर चेंजेस क्या हैं यूरोपियन यूनियन के स्ट्रक्चर में, दैट इन 1986 अ सिंगल यूरोपियन एक्ट वाज पास्ड। इट कमिटेड द मेंबर स्टेट्स to remove barriers from trade and adopting common policies in area like competition, environment and consumer protection। इसका मतलब हम कॉमन मार्केट से कॉमन इंस्टीट्यूशंस फॉर एनवायरमेंट, कंपटीशन एंड प्रोटेक्शन, मतलब इन कॉमन इंस्टीट्यूशंस की तरफ जा रहे हैं जो कि इन एरियाज को रेगुलेट करेंगी। मतलब एक तरह से मोड ऑफ इंटीग्रेशन जो पहले सिर्फ इकोनॉमिक था वो अब बाकी शक्लों में भी निकल कर सामने आया। लेकिन ये चीज वाटरशेड मूवमेंट था, मैस्ट्रिच ट्रीटी। अब मॉडर्न डे जो यूरोपियन यूनियन है वो मैस्ट्रिच ट्रीटी ने एस्टैब्लिश किया था, पहले इसका नाम यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ईईसी था। अब मैस्ट्रिच ट्रीटी ने क्या किया, द यूरोपियन कम्युनिटीज, इसमें आपका ईसी आ जाता है, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है विद इन द यूरोप, यूरोटॉम भी आपकी एक इंस्टीट्यूशन है विद इन द यूरोपियन यूनियन, दैट वुड constitute ECB European Commission became the first pillar focus, मतलब ये दोनों institution would focus on economic and political integration. Secondly, all the European countries would have a common foreign and security policy and that constituted the second pillar, मतलब political और economic domains के लिए अलग, foreign policy के लिए अलग, and the thirdly justice and home affairs would constitute the third pillar। इसका मतलब economic से they shifted towards political justice एंड फॉर्मल लॉ, उनकी उन फील्ड्स की तरफ के कॉमन लॉज हों इमिग्रेशन के, और इन्वायरमेंट पे कॉमन लॉज हो, मार्केट प्रोटेक्शनिज्म पे कॉमन लॉज हो, मार्केट रेगुलेट कैसे करनी है उस पर कॉमन लॉज हो, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए कॉमन लॉज हो। तो बड़ी इंटीग्रेशन मैस्ट्रिच ट्रीटी की फॉर्म में बढ़ी, और मैस्ट्रिच ट्रीटी के बाद इस जो यूनियन था उसका नाम यूरोपियन यूनियन रख दिया गया। फिर इसके बाद 2007 में हमें एक ट्रीटी ऑफ लिस्बन भी नजर आती है, जिसने यूरोपियन पार्लियामेंट का जो किरदार था उसको मजीद स्ट्रेंथन किया, और उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन थी वो मल्टीपल पॉलिसी एरियाज में बढ़ाई। इसने एक ऑफिस क्रिएट किया ट्रीटी ऑफ लिस्बन ने, प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, और इसने के एक प्रोसेस अंडर आर्टिकल 50 ऑफ द ईयू चार्टर, ये प्रोसेस भी इनिशिएट किया जिसके थ्रू अगर कोई भी मुल्क यूरोपियन यूनियन से बाहर होना चाहता है तो वो हो सकता है। और आर्टिकल 50 यूरोपियन यूनियन के चार्टर का ये लिखता है कि कोई भी मुल्क यूरोपियन यूनियन के चार्टर से, यूरोपियन यूनियन के अंदर से बाहर आ सकता है। लेकिन अब वो बाहर कैसे आना है ये चार्टर में लिखा हुआ है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ये उस मुल्क का ये फैसला करेगा कि वो उन्होंने कैसे डिसाइड करना है कि वो यूरोपियन यूनियन से बाहर आएंगे। ब्रिटेन ने 2016 के अंदर ब्रिटेन में ब्रेग्जिट का रेफरेंडम हुआ, पहला मुल्क है जो यूरोपियन यूनियन से बाहर आया।
ब्रेक्जिट पे भी सवाल पूछा जा चुका है, एक सेपरेट लेक्चर इसीलिए इसके लिए हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ब्रेक्जिट के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कॉजेज, जिसमें हम डिलीनेट करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर मैंने बताने की कोशिश की यूरोपियन यूनियन का स्ट्रक्चर क्या है, कब कब चेंजेस उसमें आई, ब्रिटेन ने इनिशियली क्यों नहीं ज्वाइन किया था, बाद में क्यों ज्वाइन कर लिया। इसका कंपैरिजन कॉमनवेल्थ से भी किया जा सकता है। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ जो है वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसमें कोई कॉमन मार्केट इस तरह की एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर कोई कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी, जस्टिस की कॉमन फॉरेन पॉलिसी या इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करती हुई या कॉमन मार्केट पॉलिसी, ऐसी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करती। वो सिर्फ एक वॉलंटरी एसोसिएशन है उन ममालिक का जिन्हें ब्रिटेन ने एक वक्त में कॉलोनाइज किया था। तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन अफेयर्स। यूरोपियन अफेयर्स तो बहुत एग्रेसिव इंटीग्रेशन है, जिसमें पॉलिटिकल अफेयर्स भी है, पार्लियामेंट अलहदा है, फॉरेन पॉलिसी सिक्योरिटी पॉलिसी कॉमन है, मार्केट रेगुलेट करने की पॉलिसीज कॉमन है, इवन इमिग्रेशन पॉलिसीज जो है वो कॉमन है यूरोपियन ममालिक के लिए। तो ये डिफरेंस आपने मलहूज़ खातिर रखना है कॉमनवेल्थ का और यूरोपियन यूनियन का। तो ये था आज का लेक्चर, या फिर अभी का लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।